तीसरा, सीरिया में आने वाली चेंजेस पाकिस्तान में टेररिज्म को और पाकिस्तान में मिलिटेंसी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट के आफ्टर शॉक्स हैं ये जो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट जाने के बाद तहरीर उस शाम जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सरबराह के सर पे खुद यूएस ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, अब वो इनाम की रकम हटा दी गई है क्योंकि अब वो सीरिया कंट्रोल कर रहे हैं और यूएस उनके साथ बाकायदा इंगेज कर रहा है। इसका मतलब है कि 20 साल तालिबान के साथ जंग करने के बाद जिस तरह तालिबान अब अफ़गानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, उसी तरह सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत सक्सेसफुली गिराने के बाद अब उसका कंट्रोल तहरीर उस शाम को दे दिया गया है। इसी तरह अगर आईसिस की बात करें तो जिसका मरकज़ असल में सीरिया और इराक था, उसके फुटप्रिंट्स आज दाइश या ISKP की शक्ल में पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। इट्स अ रियलिटी। इसी तरह सीरिया में लड़ने वाले जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे और लोकल मिलिटेंट्स थे, उनके टेंटिकल्स भी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान तक आते हैं। हमारा सिक्योरिटी लैंडस्केप पहले ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब ये एक नया चैलेंज है। टेररिज्म का हम ऑलरेडी शिकार हैं। ये किस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्ट अफेयर्स मंसूर जाफर मौजूद हैं। मंसूर साहब, ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सीरिया में जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें बिल्कुल मुझे एक मुमासलत नज़र आ रही है। 20 साल जंग की तालिबान के साथ यूएस ने और उसके एलाइज़ ने, इवेंचुअली यहाँ से निकल गए। अब तालिबान जो हैं वो यहाँ पे काबिज़ हैं, गवर्नेंस भी कर रहे हैं, उन्हीं का रूल एंड ऑर्डर चल रहा है। उधर तहरीर उस शाम है जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके जो सरबराह हैं वो अब गवर्नमेंट में आ गए हैं। और ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में आ गए हैं, यूएस के साथ ट्रांजिशन में आगे कैसे बढ़ना है, प्रोडक्टिव टॉक्स हो रही हैं। और ये प्रोडक्टिव का वर्ड स्टेट डिपार्टमेंट ने यूज़ किया है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी, एक तो थोड़ी सी नई एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के वो $10 मिलियन जो हैं वो बच गए हैं, क्योंकि उन्होंने आज खुद से ही वो वेवियर का ऐलान कर दिया है कि अब ये पाक साफ हो गए हैं, क्योंकि ये अब हमारी खिदमत में हैं। तो इंशाल्लाह हम इससे बड़े काम लेंगे, इससे बड़ी कीमत से वसूल करेंगे। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने इस इंटरेक्शन को जो ट्रांजिशन पीरियड में वो करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्टिव इंटरेक्शन के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और उसके साथ साथ जिस बड़े पैमाने पे इस वक्त वहाँ पे दमिश्क में डिप्लोमेसी हो रही है, आज वलीद जुम्बलात जो अमल मलेशिया के रहनुमा हैं, वो अपने एक बड़े हैवी वेट वफद के साथ जो है वहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरीके से तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भी इस वक्त दमिश्क में मौजूद हैं। और और उसके साथ साथ जो सरहदों पे सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक इस लिहाज से है कि जनूबी जो शाम का इलाका है उसके साथ ख़ास तौर पे वो एरिया के जो डिसएंगेजमेंट के प्लान के तहत आता था, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इसराइली फ़ौज जो है वो कंतेरिया जो कस्बा है, जो गांव है, उसके अंदर तकरीबन 9 किलोमीटर तक अंदर आ गई है। और उसने 2 घंटे की वार्निंग दी है वहाँ के मकामी लोगों को कि वो अपना असलहा जो है वो इसराइली फ़ौज के पास जमा करवाएं जी, और वो कर दें। तो ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पे एक तरफ बड़ी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी आपको दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जो इस वक्त नई इंतज़ामिया दमिश्क में ट्रांजिशन के तौर पे दिखाई दे रही है, वो इस पहलू पर लबकुशाई से गुरेज़ा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो उसको बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरीके से कि जैसे ये फीलिंग आती है कि ये कोई उनके कनावेंस के साथ हो रहा है या उनके टैसिट सपोर्ट के साथ हो रहा है। अदरवाइज जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और डिफेंस के इंस्टॉलेशन को इसराइल ने डायरेक्ट निशाने पे बना रहे हैं, और वो तो खुल के कह रहे हैं कि यहाँ अपनी सेटलमेंट्स भी अब बनाएंगे। आपको सीरिया का जो फेस है वो किस तरह चेंज होता नजर आ रहा है? कितना बागियों के हाथ में चला जाएगा? बाय बागी आई मीन जो क्रम्स होंगे ऑफ द मिलिटेंट्स, बिकॉज तहरीर उस शाम तो अब गवर्नेंस में लग जाएगी, आई एम श्योर, इसलिए मैंने उसको तालिबान के साथ इक्वेट किया, और वो रोल प्ले करेगी जो यूएस की प्लेबुक उनको एडवाइस करेगी। बट जो बाकी का इलाका है शाम का, जिसमें इलीगल सेटलमेंट्स जहाँ तक आ जाएंगी, उसके अलावा उन एरियाज में गवर्नेंस होगी, सिविल वॉर होगी, और जो मिलिटेंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे जो बाकी के हैं? देखिए जी, खुद ये तहरीर उस ग्रुपों पे मुश्तमिल है। अभी तो उनके स्टेक्स तय होना बाकी हैं कि वहाँ पे ये ऐलान तो किया जा रहा है। आपके इल्म में होगा कि माजी में इसी नौयत की ऑनस्लॉट जब अमेरिका ने इराक के अंदर की थी,
तो वहां पे जो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, उनकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को डिसमेंटल किया था। और फिर वही आर्मी, उसके जनरल जो हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स थे, वो दुनिया भर में फैल गए और उन्होंने फिर अलकायदा और दाइश नामी तंजीमें जो हैं उसकी सरपरस्ती की। और उसको अब जो बात की जा रही है कि यहाँ पे इस वक्त तमाम वॉरियर ग्रुप्स जो हैं या जो इस वक्त जंगजू ग्रोह हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा फौज के अंदर। तो अभी तो पूछना यह है कि उस फौज का वजूद कहाँ है, क्योंकि उसकी जो एक मेजर चंक और खासतौर पे वो लोग जो बशार असद रजीम के साथ हैंड्स इन ग्लव थे, वो तो सारे के सारे इस वक्त इराक में पनाह गुज़ीन हैं, वहां पे पनाह लिए हुए हैं। और वो इसी नौयत की मैं समझता हूँ इस वक्त वहां पे सफबंदी कर रहे हैं कि जहां से एक बैकलैश इराक से शाम के अंदर देखने को मिलेगा। और वो इन्हीं जो उनके स्प्लिंटर ग्रुप्स यहाँ पे ऑपरेटिव हैं और जो इस ट्रांजिशन हुकूमत में अपना स्टेक लेने में नाकाम रहेंगे, उन्हीं को दोबारा से रिक्रूट किया जाएगा। और वही एग्जैक्टली माय पॉइंट। एक तो इसमें से ये बात वाजे होती है कि इसमें से भी वैसे ही फौज निकलेगी जैसी फौज और जैसी उन्होंने फोर्स डेवलप करके दी, पुलिस फोर्स या आर्मी इन अफगानिस्तान, जो कुछ नहीं कर सकी। इट्स नॉट इवन एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल आर्मी। जंगजुओं को इकट्ठा करके फौज डिक्लेयर कर देना शायद यूएस के इंटरेस्ट में हो, लेकिन वो फौज नहीं हो सकती। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे तब तो तालिबान, टीटीपी, सब फैक्शंस इकट्ठे थे। जैसे ही वहाँ पे चेंज हुआ, तालिबान तो गवर्नेंस में आ गए, जिनको अपना शेयर मिल गया वो उनके साथ मिल गए। टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो हैं उन्होंने फिर रुख किया पाकिस्तान की तरफ, अपनी प्रीवियस आइडियोलॉजी और अपने मोटिव्स को फाइनली उन्होंने फॉलो किया। अब सीरिया में जो लोग बच जाएंगे, जो फॉरेन मिलिटेंट्स वहाँ जाके लड़ते रहे हैं, या जो लोग पाकिस्तान इस इलाके से गए हुए हैं, देयर आर रिपोर्ट्स बाय द वे कि यहाँ से भी फाइटर्स अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से वहाँ गए हुए हैं। व्हेन दे रिटर्न तो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पहले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आईसिस के जवाब में हमने यहाँ आईएसकेपी देखी, दाइश देखी। एक वक्त था लोग कहते थे ऐसा कभी नहीं होगा कि आईसिस यहाँ तक पहुँचे, लेकिन पहुँच चुकी है। तो आप किस तरह देख रहे हैं ये मिलिटेंट्स की आउटपोरिंग को? देखिए जी, यहाँ पाकिस्तान से तो बड़ी एक मैं समझता हूँ हैवी स्ट्रेंथ जो है वो रिक्रूट की जाती रही है। ज़ैनिबियून और फातिमियून अफगानिस्तान से, और यहाँ से ज़ैनिबियून नामी जो तंजीम है और उसके जो वॉरियर जो हैं वो शाम के अंदर दादे शुजात जो है वो देते हुए पाए गए हैं। और इसी हफ्ता हूँ यानी एक बड़ा कंसर्न है। और अभी उनके कोई वतन वापसी के हवाले से या इस नौयत की तो इतलात नहीं है, क्योंकि शाम एक बड़ा रकबा है, एक बड़ा इलाका है। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से इन लोगों ने अपने हाइड आउट्स मुख्तलिफ जगहों पर बनाए हुए थे, अभी वो इंटैक्ट हैं। उस तरीके से उन्हें डिसमेंटल नहीं किया जा सका, क्योंकि इस वक्त तमाम का तमाम जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो आप समझ सकते शैम्बल्स में है और उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि अगर वॉरियर ने ही वॉरियर्स को अनआर्म करना है तो मैं समझता हूँ वो एक इंतहाई दर्जे का क्लैश जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी सरेंडर इस अंदाज से नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनके सामने ये पाकिस्तान का सीन मौजूद है कि जहाँ पे जब हमारी तरफ से एक फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट आया या एक यू टर्न लिया गया, तो उसके बाद जो तो अफगान थे वो तो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर बन गए, लेकिन जो टीटीपी की शक्ल में रह गए, तो आज भी हम उनके चरखे जो हैं वो सह रहे हैं। हमारे अभी जो रिसेंटली एक इतलात हैं जिसमें हमारे 16 फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं इसी नौयत की एक बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर। तो मैं समझता हूँ शाम तो उससे बड़ा वल्नरेबल मुल्क है, खासतौर पर इराक। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है, माजी में तो अगरचे इसको अमेरिका बड़ा डिस्करेज करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त शाम के अंदर जो है वो शिया मसलक की हुकूमत आ गई है। और यहाँ से बशार अल असद की शिया मसलक हुकूमत ख़त्म करके एक सुन्नी जो वॉरियर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहमद अशरा या अल मारूफ जोलानी जो हैं वो इस वक्त सीट पर हैं। तो अब वो लोग जो पिछले 40 साल से मसलकी बुनियादों पर या फ़िरकाराना बुनियादों पर एक अक्सरियत पर हुकूमत करते रहे हैं, वो कोई चुपके तो नहीं बैठेंगे। वो यकीनन अपने स्कोर जो है वो सेटल करेंगे और किसी न किसी अंदाज में उनको इंटरनेशनल पावर्स भी अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। और बिलखुसूस ये जो इस वक्त यूरोप की जो गैस पाइपलाइन का इशू है उसके हवाले से एक जो चीज़ तशवीश पाई जा रही है वो यही है कि ये ग्रुप जो हैं कहीं एक उस एरिए को सेपरेट ना कर दें शाम से, जहाँ पे अपनी वो एक नाम नहाद खुद मुख्तार हुकूमत बना लें, सल्तनत कायम कर लें, अपनी स्टेट कायम कर लें, जिसके बहुत चांसेस हैं। बाय द वे मंसूर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू,
अब तक की अगर पिछले 100 साल की हम हिस्ट्री देखें और उसमें हमने मिलिटेंट ग्रुप्स को जितना कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स अचीव करते देखा है, उसमें आप आईसिस भी ले लें, उसमें आप तालिबान भी ले लें, डू यू एग्री टू दिस ऑब्जर्वेशन कि एट सम पॉइंट इंटरनेशनल पावर्स इन्हें क्रिएट करती हैं, इन्हें फंड करती हैं और उसके बाद रोग छोड़ देती हैं एंड देन दे कीप ऑन यूजिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम? उस दौरान वो बीच में कहीं जाके टेररिज्म कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, इट इज़ नॉट समथिंग दैट बॉदर्स द इंटरनेशनल पावर्स एज लॉन्ग एज उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉलो हो रहे हों। इज़ दैट अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन? इसमें कोई शक नहीं जी। खास तौर पे अगर आप इराक के एपिसोड देखें तो वहाँ पे इसी तरीके से इन्हीं ग्रुप्स को जो है रिक्रूट किया गया। इनको जो गोला बारूद और असला फराहम किया जाता था वो यूरोपीय मुल्कों की फैक्ट्रियों से इनकी डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता था। वो ये नहीं है कि कोई रातों रात ये कोई काफिला लूटते थे और वहाँ से डालते थे। इसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप इसकी पूरी ट्रेसिंग करें, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से, और जाहिर है उसका कोई पेमेंट का एक चैनल था, एक पूरा ट्रेल, मनी ट्रेल आपको मिलेगा कि जिसमें पूरा सबूत मिलता है कि यहाँ से किस ऑर्गेनाइजेशन, किस स्प्लिंटर ग्रुप को जो असला फराहम हुआ है उसको किस मुल्क ने फंड किया है और खासतौर पे किस रूट से वो इन तक पहुंचा है। और बिलखुसूस उस असले को ट्रेनिंग देने वाले लोग जो हैं वो इन्हीं जो वर्ल्ड पावर्स हैं जो अपने आप को इस फील्ड का माहिर समझते हैं, उनकी तरफ से उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती रही, चाहे वो उनके उन्हीं जगहों पे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे थे या अपने यहाँ बुला के। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जिस तरीके से अब शाम के अंदर हमें खासतौर पे एक बड़ी स्विफ्ट एडवांसमेंट देखने को मिली और उसके सामने सीरियन आर्मी जो है वो बेल्ट डाउन होती गई, तो यकीनन उनकी एक मिलिट्री माइट इस नौइयत की थी कि जिससे खौफ खाते हुए या जिससे या अपनी जो उनकी कमजोरी थी उसकी रोशनी में वो उनके सामने बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह जो बिखरते गए। और आज शाम का जो मंजरनामा है वो हमारे सामने, सबके सामने। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब।